हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर आपके लिए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। यूजीसी नेट की तैयारी के लिए नया बैच शुरू हुआ है। अगर आप नेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे नए बैच को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, मांसपेशी क्रियाएं एवं समस्त अभिव्यक्त मानव व्यवहार को संग्रहित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भावात्मक शिक्षण की स्थिति में। ऑप्शन नंबर बी है ज्ञानात्मक शिक्षण परिस्थिति में। ऑप्शन नंबर सी है मनोगत्यात्मक शिक्षण के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मांसपेशी क्रियाएं एवं समस्त अभिव्यक्त मानव, मांसपेशी क्रियाएं एवं समस्त अभिव्यक्त मानव व्यवहार को संग्रहित करते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे प्रश्न को समझ लीजिएगा। एक बार आप प्रश्न को समझ लेंगे जो है तो आप इसको अच्छे से आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मनोगत्यात्मक शिक्षण के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक प्रायः शिक्षण प्रदान करते हैं। इसका प्रश्न है शिक्षक प्रायः शिक्षण प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है एक समान यूनिफॉर्म स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी है विविध स्तरों पर। ऑप्शन नंबर सी है त्रिस्तर पर। ऑप्शन नंबर डी है चतुष्पद पर। तो यहाँ पे पूछ रहा है शिक्षक प्रायः शिक्षण प्रदान करते हैं, तो इसका आंसर नंबर सी सही होगा। त्रिस्तर पर, शिक्षक प्रायः त्रिस्तर पर शिक्षण प्रदान करते हैं। उन तीनों स्तरों को जब मैं डिस्क्रिप्शन में क्लास लूँगा तो उसके बाद आपको बताऊँगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में शिक्षण के 3 स्तर प्रदर्शित हैं। ये प्रश्न है आपका, 3 स्तर बताया गया है इसमें। चिंतन स्तर, नंबर 2 अवबोध स्तर, नंबर 3 है स्मृति स्तर। तो इनमें सही विकल्प पूछ रहा है। तो इसका विकल्प आपका देखिए दिया है ऑप्शन नंबर ए में 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी है 2 3 1, ऑप्शन नंबर डी है 3 1 2। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में जो है निम्नलिखित चित्र में शिक्षण के 3 स्तर प्रदर्शित हैं। तीनों स्तर यहाँ पे बताया गया है। इसके आधार पे आपको उत्तर देना है इसमें। तो आपका यहाँ पर उत्तर नंबर होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति स्तर के शिक्षण का संभावित छात्र के निम्नलिखित व्यवहार से होगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है स्मृति स्तर के शिक्षण का संभावित संबंध छात्र के निम्नलिखित व्यवहार से होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है पुनर्वहन, ऑप्शन नंबर बी है पहचान, ऑप्शन नंबर सी है बोध, ऑप्शन नंबर डी केवल ए एवं बी। तो यहाँ पे देखिए पुनर्वहन और पहचान दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही, केवल ए एवं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए। देखिए यहाँ पूछ रहा है एक उत्तम शिक्षक को, जो उत्तम शिक्षक है, अच्छा शिक्षक है, को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है अवबोध स्तर, ऑप्शन नंबर बी स्मृति स्तर, ऑप्शन नंबर
सी चिंतन स्तर, ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकन स्तर। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर सही होगा ए, अवबोध स्तर तक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, शिक्षक को उत्तम शिक्षण को चिंतन स्तर तक पहुंचाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रतिभाशाली कक्षा में। यहाँ पे पूछा है प्रश्न जो है देखिएगा, शिक्षक को उत्तम शिक्षण को, एक शिक्षक को उत्तम शिक्षण को चिंतन स्तर तक पहुंचाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली कक्षा में, ऑप्शन नंबर बी है सामान्य कक्षा में, ऑप्शन नंबर सी मानसिक दुर्बलता वाली कक्षा में, ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक कक्षा में। तो देखिए आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति में सम्मिलित नहीं है। स्मृति में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखिए अधिगम, ऑप्शन नंबर बी पुनर्वहन, ऑप्शन नंबर सी पहचान, ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकन। प्रश्न को समझ लीजिए, स्मृति में सम्मिलित नहीं है, यहाँ पूछ रहा है स्मृति में क्या सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अधिगम, पुनर्वहन, पहचान, मूल्यांकन। यहाँ पर देखिए स्मृति में आपका मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। स्मृति में मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति स्तर में मास्टरी होने के बाद बालक का अधिगम स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है स्मृति स्तर में, एक स्तर होता है स्मृति का, स्मृति स्तर में मास्टरी होने के बाद बालक का अधिगम स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है अवबोध में, ऑप्शन नंबर बी चिंतन में, ऑप्शन नंबर सी कल्पना में, ऑप्शन नंबर डी संप्रेषण में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति स्तर में मास्टरी होने के बाद बालक का अधिगम स्वतः ही अवबोध में परिवर्तित हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण एक सत्यांतक है जिसमें स्मृति स्तर से लेकर चिंतन स्तर तक की दूरी तय की जाती है। यहाँ इन दोनों के मध्य के अनिवार्य पड़ाव को कहते हैं। शिक्षण एक सात्यांक है। यहाँ पे प्रश्न को समझिए, शब्द को सात्यांक है। शिक्षण एक सात्यांक है जिसमें स्मृति स्तर से लेकर चिंतन स्तर तक की दूरी तय की जाती है, यह बताया जा रहा है। यहाँ इन दोनों के मध्य के अनिवार्य पड़ाव को कहते हैं। स्मृति स्तर से लेकर चिंतन स्तर की जो दूरी होती है, इन दोनों के मध्य के जो अनिवार्य पड़ाव है, इन दोनों के मध्य का जो स्तर है उसको पूछा जा रहा है। चिंतन स्तर, स्मृति स्तर से लेकर चिंतन स्तर के बीच में जो है एक और स्तर जो आता है, पड़ाव आता है, उसको यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मूल्यांकन स्तर, ऑप्शन नंबर बी अवबोध स्तर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नैतिक स्तर, ऑप्शन नंबर डी है सृजनात्मक स्तर। तो यहाँ पर आप प्रश्न को समझ लीजिएगा, क्या पूछ रहा है, स्मृति स्तर से लेकर चिंतन स्तर के मध्य का जो है पड़ाव पूछ रहा है। इनके मध्य में जो स्तर आता है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपका इन दोनों स्तरों के मध्य का स्तर जो है पड़ाव जो आ गया बीच में, ये होगा अवबोध स्तर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। शिक्षण को स्वरूप अर्थात नेचर के आधार पर, शिक्षण का जो नेचर होता है उसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब किन किन स्वरूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उसके स्वभाव के आधार पर, उसके नेचर के आधार पर।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया है वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक स्वरूपों में। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कवनात्मक, प्रश्नात्मक, व्याख्यात्मक स्वरूपों में। ऑप्शन नंबर सी में दिया क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञात्मक स्वरूपों में। ऑप्शन नंबर डी दिया है उपर्युक्त सभी स्वरूपों में। तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए सही। शिक्षण को स्वरूप के आधार पर वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक स्वरूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। तो यहाँ पर देखिए निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता कब अनुभव की जा सकती है, कब की जाती है, तो पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए है छात्र किसी क्लिष्ट तथ्य को समझने में असमर्थ है। ऑप्शन नंबर बी है छात्र किसी तथ्य को पढ़ने में असमर्थ है। ऑप्शन नंबर सी है छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं। ऑप्शन नंबर डी छात्र प्रतिभावान है। यहाँ पे पूछ रहा है निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता कब अनुभव की जाती है। तो यहाँ पे आपका उत्तर नंबर ए सही होगा, छात्र किसी क्लिष्ट तथ्य को समझने में असमर्थ है। छात्र किसी क्लिष्ट तथ्य को समझाने में असमर्थ है। तो उत्तर नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। शिक्षण के बहुत से प्रकार हैं, कई प्रकार हैं आपको हम बताएंगे, मगर अभी ऑप्शनल क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो इसको देखिए। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विषयगत दुर्बलता के शिकार बालकों को, मिसप्रिंट है, विषयगत दुर्बलता के शिकार बालकों को। ऑप्शन नंबर बी है पिछड़े बालकों को। ऑप्शन नंबर सी है प्रतिभाशाली बालकों को। ऑप्शन नंबर डी है ए तथा बी, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ऑप्शन नंबर डी में है ए तथा बी बिंदु में रेखांकित बालकों को। तो यहाँ पर देखिए उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर नंबर डी सही होगा, ए तथा बी बिंदु में रेखांकित बालकों को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण की पहचान की जाती है। उपचारात्मक शिक्षण की पहचान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बालक को उपलब्धि परीक्षण देकर। ऑप्शन नंबर बी है बालक की कक्षा में निरंतर जांच करके। ऑप्शन नंबर सी है बालक के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो यहाँ पे पूछ रहा है उपचारात्मक शिक्षण की पहचान की जाती है कि उपचारात्मक शिक्षण की पहचान कैसे की जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निदानात्मक शिक्षण का आधारभूत उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे निदानात्मक शिक्षण का आधारभूत उद्देश्य पूछ रहा है, क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बालकों की विषय संबंधी दुर्बलताओं का पता लगाना। निदानात्मक शिक्षण होता है, कोई समस्या होती है उसको निदान किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका बालकों के विषय संबंधी दुर्बलताओं का पता लगाना। ऑप्शन नंबर बी है बालकों को दुर्बल बनाना। ऑप्शन नंबर सी है बालकों को प्रारूपिक रूप से दुर्बल मान लेना। ऑप्शन नंबर डी है बालकों को पिछलग्गू बनाना। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बालकों की विषय संबंधी दुर्बलताओं का पता लगाना।
कि बालक किस विषय में कमज़ोर है, उसकी दुर्बलताओं को पता लगाया जाता है। नेक्स्ट, शैक्षिक क्रियाओं के संदर्भ में शिक्षण के वर्ग हैं। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? शैक्षिक क्रियाओं के संदर्भ में शिक्षण के वर्ग हैं। पूछ रहा है कि शैक्षिक क्रियाओं के संदर्भ में शिक्षण के कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन, क्रिया। ऑप्शन नंबर बी है प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य, कथन और प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर सी है चिंतन, मनन, अदिध्यासन। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा है शैक्षिक क्रियाओं के संदर्भ में शिक्षण के वर्ग हैं। शिक्षक के कितने वर्ग हैं शैक्षिक क्रियाओं के संदर्भ में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन, क्रिया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, शैक्षिक व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षण को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है शैक्षिक व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षण को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षण में। ऑप्शन नंबर बी में दिया है औपचारिक एवं अनौपचारिक एवं ऑप्शन नंबर 2 दिया है औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षण में। ऑप्शन नंबर सी में दिया है देखिए यहाँ पे अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षण में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए प्रश्न को समझिएगा, शैक्षिक व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षण को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षण में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शैक्षिक व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षण को वर्गीकृत किया जा सकता है औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षण में। नेक्स्ट, औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था है। देखिए पूछ रहा है औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था क्या है। अनौपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया है परिवार, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी अखबार, ऑप्शन नंबर डी दूरदर्शन। तो यहाँ पे पूछ रहा है औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था क्या है। तो यहाँ पे आपका औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था विद्यालय है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था विद्यालय है। नेक्स्ट, औपचारिक शिक्षण की पहचान है। औपचारिक शिक्षण की पहचान पूछ रहा है कि औपचारिक शिक्षण की पहचान क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है निश्चित स्थान, ऑप्शन नंबर बी है निश्चित लक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी है निश्चित समय सारणी, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए औपचारिक शिक्षण की पहचान पूछ रहा है। तो औपचारिक शिक्षण की पहचान निश्चित स्थान भी है, से विद्यालय होता है, निश्चित लक्ष्य है और वो निश्चित समय सारणी है। निश्चित लक्ष्य का मतलब यहाँ पे आपका जो है वो हो गया सिलेबस आपका जो भी हो गया, और निश्चित समय सारणी होता है, स्कूल का एक टाइमिंग होता है पढ़ाई करने का, शिक्षण करने का, कराने का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है नवसाक्षरों को साक्षर स्थायी बनाने के लिए, नवसाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए, ऑप्शन सी विद्यालय के ड्रॉप आउट्स के लिए, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है, शिक्षा प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है, पूछ रहा है क्या है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी है छात्र, ऑप्शन नंबर सी है पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी है प्राचार्य। यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर आपका शिक्षक होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर शिक्षक है। नेक्स्ट, छात्र को परतंत्र चर माना जाता है क्योंकि यह, छात्र को परतंत्र चर माना जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट होते हैं छात्र क्योंकि अध्यापक की गुलामी करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया अध्यापक की गुलामी करता है। ऑप्शन नंबर बी है अध्यापक के शिक्षण के अनुरूप अधिगम करता है। ऑप्शन नंबर सी अध्यापक को बेवकूफ़ बनाता है। ऑप्शन नंबर अध्यापक के दबाव में पड़ता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, छात्र को परतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल माना जाता है क्योंकि वह अध्यापक गुलामी करता है, तो छात्र गुलामी करता है। ये ऑप्शन आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका अध्यापक के शिक्षण के अनुरूप अधिगम करता है। यहाँ पे देखिए लर्निंग की बात आ गई, अधिगम कि छात्र जो है अध्यापक के शिक्षण के अनुरूप, अध्यापक जैसा पढ़ाता है, जिस तरीके से पढ़ाता है, जिस शैली में पढ़ाता है, उसी के अनुसार जो है जो छात्र होता है अधिगम करता है, ज्ञान का संग्रह करता है, लर्निंग करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया अध्यापक को बेवकूफ़ बनाता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी अध्यापक के दबाव में पड़ता है, ये भी प्रभावी शिक्षण में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अध्यापक के शिक्षण के अनुरूप अधिगम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के चरों का प्रमुख कार्य है। तो आपके लेसन में बताया गया शिक्षा के प्रमुख चर कितने होते हैं। तो वहाँ पे पूछ रहा है शिक्षा के चरों का प्रमुख कार्य क्या है, प्रमुख कार्य जो है पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है निदानात्मक, उपचारात्मक, मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा के चरों का प्रमुख कार्य है, यहाँ पर निदानात्मक कार्य भी होगा, उपचारात्मक कार्य भी होगा, मूल्यांकन भी होगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ है इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। शिक्षा के चरों का प्रमुख कार्य में सभी आते हैं, निदानात्मक, उपचारात्मक, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है। प्रश्न है निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए छात्रों का पूर्व व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी है पाठ्य वस्तु के घटकों का विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, मतलब ए और बी को बता रहा। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है, निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है। तो यहाँ पे आपका ए भी सही होता है, छात्रों का पूर्व व्यवहार, और ऑप्शन नंबर बी है पाठ्य वस्तु के घटकों का विश्लेषण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख दायित्व है। पूछ रहा है निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख दायित्व क्या होता है। निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत गौर करिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है छात्रों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना, छात्र का जो पूर्व का व्यवहार है उसको निर्धारण करना है। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों की वैयक्तिक व्यवहार संबंधी सूचनाओं को संकलित करना। ऑप्शन नंबर सी है कार्य विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। यहाँ पे निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत
शिक्षक का प्रमुख दायित्व पूछ रहा है, क्या है? तो यहाँ पर आपका उत्तर नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी है, सी भी सही है, तो उसका उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट, शिक्षण संबंधी उपचारात्मक कार्य का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण कौशल को व्यवहारपरक बनाना। ऑप्शन नंबर बी है पृष्ठपोषण प्रविधियों की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों ही। ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है शिक्षण संबंधी उपचारात्मक कार्य का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कौशल शिक्षण को व्यवहारपरक बनाना। ऑप्शन नंबर बी है पृष्ठपोषण प्रविधियों की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ये दोनों ही सही होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका उत्तर नंबर होगा सी सही, उपयुक्त दोनों ही। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।